इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेशन क्या होते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे, किस तरह से इसका प्रॉब्लम बनता है ना। तो ये सब के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट चलिए, कहता है इंटीग्रल द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कहता है एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि डेरिवेटिव जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसका अपोजिट प्रोसेस होता है, उसका अपोजिट प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन कहलाता है कोई भी फंक्शन, ठीक है। अब इसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से होता है और dx लेता है। dx का मतलब जो भी डिफरेंशिएशन वाला जो साइन होता है उसको, ये dx को, और एक जो मतलब साइन इस तरह से होता है ना, तो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, ठीक है ना। तो हम बताते हैं, और y इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी dx के पहले कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x हो सकता है या कुछ a हो सकता है या sin x हो सकता है या log का किसी भी तरह का टर्म यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। आई इंटू डी एक्स रहेगा। अगर x के रेस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर x रहेगा और आगे x का ही टर्म के हिसाब से ही रहेगा। अगर उसके हिसाब से नहीं रहा तो वो कांस्टेंट टर्म में गिनती हो जाता है। इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग जाने और आगे चलते हैं। चलिए, कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, मतलब दो टाइप का इंटीग्रेशन यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन, दो टाइप का होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है इंडिफिनिट के बारे में हम लोग चलते हैं। कहता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, चीज वही है, दोनों में चीज वही होगा, ठीक है ना। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस यानी रिवर्स प्रोसेस। जैसे हम डी वाई डी एक्स अगर लेते हैं, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, उसको अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो डी वाई बटे डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू यहाँ एफ एक्स है, तो x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर x का टर्म है, इसीलिए x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डी एफ एक्स बटे डी एक्स, और इसको हम एफ एक्स पर डैश लेते हैं। जब एक बार डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं तो उस पर डैश लगाते हैं। कितना डैश लगाते हैं, एक बार में एक डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक डैश देते हैं। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे दो डैश, तीन बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थ्री डैश, यानी जितने बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे उस टाइप से वहाँ पर डैश होगा। वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो y है एफ एक्स का फंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए y एफ एक्स का फंक्शन है तो डी एफ एक्स और प्लस माइनस सी। देखिए अब जब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में फंक्शन तो है, इसके साथ कुछ भी और जुड़ सकता है, कुछ भी घट सकता है या मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो कुछ टर्म रहेगा, मान लिया कुछ कॉन्स्टेंटेड टर्म है, ठीक है ना, माने अदर चीज़ रहेगा तो कॉन्स्टेंट में ही रहेगा। तो y प्लस माइनस सी यहाँ पर है। अब देखिए डी इंटू एफ एक्स प्लस माइनस सी, तो एफ एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, लेकिन जब कांस्टेंट टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ऑलरेडी जीरो होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो, ठीक है ना। इस तरह से डी एफ एक्स प्लस माइनस सी का एफ डैश एक्स प्लस जीरो आ जाता है डिफ्रेंशिएशन। अब इसको इसी को चीज़ करेंगे, ये डी एक्स है यहाँ चल जाएगा, इंटीग्रेशन के लिए हम बनावेंगे तो ये जो डी एक्स है एफ डैश एक्स भी चल जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा एफ एक्स सिर्फ बच जाएगा और प्लस सी बचेगा, यानी एफ एक्स प्लस माइनस सी बच जाएगा। तो यही हो जाएगा। देखिए यहाँ इंटीग्रेशन बराबर एफ एक्स प्लस माइनस सी यहाँ बचा और इसका इंटीग्रेशन कर दिया था एफ डैश एक्स आई डी एक्स यहाँ चल गया था, एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिए। इस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और डी एक्स हो जाता है। तो ये आपका टर्म है, यानी यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे और जो टर्म आवेगा यहाँ इस तरह से आवेगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो डिफ्रेंशिएशन, देखिए एफ डैश है, यहाँ पर एफ डैश है, तो यहाँ पर यानी डिफ्रेंशिएशन का टर्म है, यानी और एक्स है तो एक्स का टर्म है, यानी समझो यहाँ पर समझने लायक बातें हैं कि यहाँ जो x का रहेगा, अगर x का टर्म रहेगा तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अगर x यहाँ नहीं है, अगर मान लिया कोई दूसरा टर्म आ गया, यहाँ पर मान लीजिए दूसरा टर्म आ गया और यहाँ पर दूसरा टर्म आ गया, तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट टर्म में हो जाएगा। जो यहाँ पर होगा उसी के अनुसार यहाँ पर भी हम देखेंगे। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना ज़रूरी है, अगर नहीं है, मान लिया जाए यहाँ पर x नहीं है, तो वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और उसको बाहर कर देंगे, और जो अगर x का टर्म रहेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना।
इस तरह से। अब देखिए सी क्या है भाई, तो सी कोई कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, माने यानी वे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस में कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे मान लिया अगर एक्स है तो साइन एक्स अगर है तो वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन अगर साइन वाई ले लेते हैं या साइन सी ले लेते हैं, माने इस टाइप से, या 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ये सब एक्स को टर्म को छोड़कर सभी एलिमेंट सभी कांस्टेंट टर्म में आ जाएगा। अगर एक्स का एलिमेंट है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब कहता है मेनी टाइप ऑफ रूल, इसको भी रूल है, माने इंटीग्रेशन बनाने के वेरी टाइप ऑफ रूल है। पहला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, माने सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहाँ पर हम डीसी पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन रहेगा, उसका वहीं पर उसी फंक्शन का डीसी यहाँ पर सेट रहेगा। जैसे मान लीजिए एफ एक्स है कोई फंक्शन और उसका डीसी एफ डैश एक्स है, यहीं पर है, तो ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा इंटू डी एक्स। तो इस तरह से इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट अब कहते हैं कुछ एग्जांपल से, जैसे अगर साइन एक्स और डी एक्स है और इसका इंटीग्रेशन निकालना, तो देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है। इस तरह से साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस में हो जाता है और प्लस सी एक जुड़ जाता है सी का, क्योंकि सी का तो डिफ्रेंसिएशन जीरो है। इस तरह से यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो तो जरूर है ना, इसीलिए यहाँ पर सी ऑलरेडी जुड़ जाता है। जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर सी आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स है और एम है, साइन एक्स इंटू एम है, यानी साइन एक्स एम है, साइन एक्स एम है या एम एक्स कुछ भी बोलिए, इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पर एम एक्स है। अब देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ठीक है, लेकिन एम यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो एम लास्ट में डिवाइड हो जाएगा और लिखा जाएगा कॉस एम एक्स। क्यों होता है भाई, क्योंकि इसको मैंने पूरा करता है, एम डिवाइड होकर इस पूरा टर्म को ही पूरा करता है, इसलिए। तो साइन को तो यहाँ देखिए माइनस कॉस, तो साइन एक्स एम रहेगा, तो माइनस में कॉस एक्स एम, और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म जो एक्स में जो भी गुना जो मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर जो मल्टीप्लाई हुआ रहेगा उसको हम डिवीजन में कर देते हैं, माने डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, अब प्लस सी लिख देते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डीसी भी देखना है कि जैसे अब कि इसके पहले बताए थे, जैसे मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साइन का तो डीसी यहाँ सेट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लो कुछ भी मान लीजिए टी या कुछ भी या कुछ भी मान लो, तो इसका डीसी निकालिए, तो इसका डीसी हो जाएगा 2x प्लस 0 हो जाएगा, यानी 2x। यहाँ पर इसका डीसी सेट है 2x, यानी इसका डीसी सेट है, तो इसको मान लिया या कुछ मान लिया तो इसको हो जाएगा इतना इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन को माइनस में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो सी है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो लास्ट में सी है, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बन जाता है, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे और जानेंगे। अब देखिए मेथड ऑफ टू, यानी दूसरा मेथड चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे तो कोई टर्म इस टाइप से रहेगा और नीचे का फंक्शन बहुत सारा और भी रहेगा, बहुत सारा टर्म रहेगा, नीचे का फंक्शन ऊपर में कुछ और रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए नीचे में अगर मान लिया जाए फैक्टर में दिया रहेगा तो उसको हम इस टाइप में गुणज में या गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर में तोड़ लेंगे, ठीक है ना, ताकि इसको हमको माने अलग अलग सेपरेट करने में आसान होगा। जैसे मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू अब बट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो हम पी एक्स प्लस क्यू को टोटल टर्म को इसको हम टोटल टर्म को उठाकर यहाँ लिख दें, इसके बगल में लिख देंगे कि पी एक्स है, यहाँ पर देखिए ये लीनियर है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियरली हम पहले लिखेंगे ए बट एक्स माइनस ए प्लस क्यू के लिए प्लस बी बट एक्स माइनस सी। देखिए एक्स का टर्म है इसीलिए ए लिया और आगे क्यू है तो बी, अगर एक्स स्क्वायर आता तो एक्स प्लस कुछ और लेते हैं, इसमें एक्स का टर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ एक ही एक्स है इसीलिए यहाँ एक्स का टर्म नहीं लिए, आई कांस्टेंट टर्म हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर बी, तो कांस्टेंट को भी तो हम मानेंगे ना भाई, कुछ भी तो लेंगे ना, इसलिए ए भी आप कुछ भी ले सकते हो, ए और बी के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आगे चलिए, अब इसी टाइप से वही इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ए और बी का मान ज्ञात करना है, ए और बी का वैल्यू भी ज्ञात करेंगे तब ना यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन में। इसको क्या करना है, दोनों को हम यहाँ पर इसको दोनों को हम मतलब भिन्न का एडिशन कर लेंगे, ठीक है ना, एडिशन रूल लगावेंगे, एडिशन रूल लगावेंगे तो एक्स माइनस बी यहाँ आ जाएगा, एक्स माइनस बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। कोफिशिएंट क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुना देखेंगे और उसका जो भी कोफिशिएंट रहेगा दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे।
यहाँ x है तो यहाँ x का एलिमेंट देखेंगे और उसको भी देखेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं बाई पार्ट में। बाई पार्ट क्या है, उसी प्रकार के इंटीग्रेशन बनाने का रूल है ये सब। देखिए क्या होता है, इसमें भी दो फंक्शन रहता है, u और v के टर्म में अगर हम कोई चीज़ लेंगे, u कुछ भी रह सकता है, v कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी टर्म रह सकता है, उसके हिसाब से हम तक चलूँगा। अब देखो क्या करना है, इसको रूल है, सबसे पहले कोई टर्म अगर पहला है जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको इंटीग्रेशन करेंगे, और जिसका डीसी आसान है उसको डीसी करेंगे, यही रूल है। आगे और बताएंगे, लिखा हुआ है इसमें। अब देखो u को अगर हम बाहर करते हैं, कोई एक टर्म को अगर हम बाहर करते हैं तो दूसरे का इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे, और उसके बाद जिसको बाहर किए उसको यहाँ डीसी कर देंगे, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे, और टोटली फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, दोबारा इंटू डी एच लिख देंगे। तो देखिए एकदम सिंपल है, क्या किए कि पहले u को बाहर कर दिए, u को बाहर कर दिए, v का इंटीग्रेशन किए, फिर u को डीसी कर दिए, फिर जो इंटीग्रेशन है उसी को यहाँ लिख दीजिए, मतलब इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा उसको यहाँ हम लिख देंगे, टोटली इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरह से हम बाई पार्ट लगाते हैं, ठीक है। और कुछ रूल है जो देखिए ग्रेटेस्ट पावर अगर रहेगा, कोई बड़ा पावर अगर आपके पास रहेगा, जैसे u और v के टर्म ऊपर में मान लीजिए 6 रहा या 7 रहा या बहुत बड़ा टर्म रहा, मतलब n का वैल्यू, m का मान भी कुछ बड़ा टर्म रहा, तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर पहला टर्म है तो पहला को अगर लिखेंगे तो दूसरा को क्या करेंगे भाई। अब देखिए यहाँ पर v1 है, तो v1 के मतलब है कि इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। पहला को इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहला को बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन, फिर u को डीसी करेंगे, फिर v1 का इंटीग्रेशन, फिर u1 को फिर डीसी करेंगे, फिर v2 का इंटीग्रेशन, और अल्टरनेट माइनस प्लस लिख देंगे। इस तरह से चलते रहेगा जब तक पावर बड़ा है, जब तक माने पावर छोटा ना हो जाए तब तक, माने कोई एक टर्म को कम हो जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करते जाएंगे, लंबा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आसान, ठीक है ना। अब देखिए डी यू बटे डी एक्स u1 का मतलब हुआ कि एक बार डिफ्रेंसिएशन किया, dv बटे dx का मतलब v1 मतलब v1, उसको ऊपर डैश है तो यानी dc ले लिया, ठीक है। अगर v1 नीचे अगर है मतलब v डैश इस तरह से यहाँ पर है तो इसका इंटीग्रेशन यानी v dx का इंटीग्रेशन ले रहा है, यानी ये सब इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये सब इंटीग्रेशन का पार्ट है। और ये जो है ये सब dc का पार्ट, ठीक है ना। u हो गया, u1 हो गया, u डबल डबल मतलब डबल डैश हो गया, u डबल ट्रिपल डैश हो गया, ये सब डिफ्रेंसिएशन का पार्ट है। इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट पावर के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, सिंपल तरीका, आसान। और चलेंगे, अब देखिए इसको अगर हम बाय पार्ट अगर यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारा टर्म है कि मतलब दो टर्म आवेगा, हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिकल भी आता है, अलजेब्रा भी आ जाए, इन्वर्स भी आ जाए, या मतलब एक्सपोनेंशियल भी आ जाए, ये सब टर्म आवेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ आइलेट का रूल होता है, तो देखिए आइलेट ILAT यानी इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ टर्म IL है जो दोनों एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। फिर उसको में लिएट भी चेंज हो सकता है, तो IL को लिएट भी लिख सकते हैं, फिर TL भी लिख सकते हैं, T और L है जो एक्सचेंज हो जाएगा तो TL, और बाकी यही इस तरह से हो सकता है, मैंने एक्सचेंज कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भैया ई एक्सपोनेंशियल यहाँ पर I से इन्वर्स होता है, A से अलजेब्रा होता है, T से ट्रिगो और L से लॉगरिथमिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है रूल है, हम इसको हम कैसे यूज करेंगे भाई। तो देखिए कोई अगर लेटर कम फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट, अगर आइलेट में अगर कोई मतलब वर्ड पहले आता है, इज टेकन एज यू, आइलेट वर्ड का जो भी ILATE में से अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसका टर्म आ जाता है तो उसको हम पहले यू मानेंगे और अनदर टर्म को भी मानेंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, आइलेट का टर्म अगर आता है तो इसको आराम से यू मान लीजिए, ठीक है ना। और आइलेट के अलावा कोई भी टर्म आता है तो उसको भी मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए फंक्शन विच इंटीग्रेशन मोर एंड मोर इजी, अगर उससे नहीं बनता है तो इस टर्म से चलिए, अगर कोई फंक्शन दिया है उसमें इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा आसान है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा आसान है उसको हम लोग भी मानेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन आसान नहीं है उसको यू मानेंगे। फिर से समझिए, जिसका इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है उसको हम लोग भी मानेंगे, और जिसका इंटीग्रेशन आसान नहीं है और अनदर टर्म है उसको यू मानेंगे, ठीक है।